Hello students, so welcome all of you to the class of NEET Leader English Medium batch, and today I, your biology educator, I am Himanshu Agarwal and I am going to teach you the chapter 1 Living World. ठीक है? So students, this chapter Living World, the weightage of this chapter is maximum 1 question. तो कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता है, बट दिस इज द बेसिक चैप्टर और इस चैप्टर के बहुत सारे टर्म्स यू विल बी गोइंग टू सी इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. वी विल स्टार्ट इट टुडे एंड वी विल एंड इट टुमारो. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे पढ़ेंगे. आप बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आज पहले दिन बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स आउट ऑफ दैट. आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे. जैसे आपके स्क्रीन पर मैं आ रहा हूँ तो यहीं पर कॉपी रखेंगे आप और नोट्स बनाएंगे. फिर जब क्लास एंड हो जाएगी शाम तक मेरे नोट्स पढ़ेंगे और वही टॉपिक आप सेम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और जो हम आपको डीएस से देंगे, डेली सेल्फ एनालाइजर, जो हम आपको टेस्ट पेपर देंगे डेली, उसको आप सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में वो डाउट्स को आप पूछेंगे. ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना चैप्टर. और इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू introduction, what is living, then characteristics of living beings, diversity in the living world and species concept, nomenclature and binomial nomenclature. तो आज हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. So let us start with the first one, that is introduction and what is living. What is living? Now ये बहुत है इजी, लेकिन लिविंग क्या होता है? What is a living being? तो सबसे पहले a living organism is the one. कौन? Who takes birth, जिसका बर्थ होता है, then undergoes differentiation, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है. डिफरेंशिएशन का मतलब अलग अलग तरह के स्पेसिफिक ऑर्गन्स आते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें होती है, देन अंडरगोज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, देन परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन तभी होगा जब ग्रोथ के बाद आएगी मैच्योरिटी, अटेन्स मैच्योरिटी, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा, फिर अंडरगोज एजिंग या जिसको हम कहते हैं सीनेसेंस, एंड नंबर 6 इज फाइनली डाइज, जिसकी फाइनली डेथ हो जाएगी. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है एंड इट सेज द पीरियड
फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। भाई एक्सीडेंट से डेथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बर्थ हुआ है और मैं एक एज के बाद ये सारे काम करने के बाद जो डेथ हो जाएगी, टू द नेचुरल डेथ इज टर्म्ड एज लाइफ स्पैन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और जैसे हम बात करते हैं ह्यूमंस के लाइफ स्पैन की, तो अब किसी किसी की तो डेथ हो जा रही है, 5 ईयर का बच्चा एक्सपायर हो जा रहा है, कोई कोई 100 ईयर क्रॉस कर लेता है। तो एक स्पीशीज का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है। सो ईच स्पीशीज इज exhibited or shown by an average lifespan। ये बहुत सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज 62 to 64 ईयर्स। दैट ऑफ अ टॉर्टस, कछुआ जो होता है 150 to 250 ईयर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या होते हैं? लाइफ स्पैन। Now we are going to start up with the next topic, that is characteristics of living organisms। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर व्हाट? नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज reproduction, number 3 is metabolism, number 4th is consciousness, and number 5th is cellular organization। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन जो बेस्ट 5 हैं आई हैव नोटेड देम ऑल। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें से आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन। और ये देखो इंपॉर्टेंट भी है, अगर ये इस चैप्टर में नहीं पूछे जाएंगे तो ये बाकी के किसी चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद ग्रोथ। Now, what is growth? Growth है क्या? Now, growth is irreversible increase in size। जैसे जब मेरा बर्थ हुआ था, मैं छोटा सा 2.5 kg का चाइल्ड था, धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज मेरा वेट 75 किलोग्राम्स है। सो दिस इज ग्रोथ। वैसे भी ग्रोथ के 2 मीनिंग होते हैं, और वो मीनिंग्स कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ के जो मीनिंग होते हैं अलग अलग होते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग बात है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर तो हम हो गए, यूनिसेलुलर में बैक्टीरियाज हो जाते हैं, यीस्ट, अमीबा, मतलब सारा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये जो है ये किस में आ जाता है? यूनिसेलुलर में, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मीन्स
इंक्रीज इन साइज ओनली, क्योंकि आपको पता है अमीबा बड़ा होगा 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 और फाइनली वो डिवाइड होके बाइनरी फिशन से 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इधर एक नोट बनता है और वो नोट क्या है? द नोट इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? जाइगोट। ये बात आपको अच्छे से पता है, यू हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड। इस जाइगोट में डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस, और पहले 2 सेल्ड एम्ब्रायो बनता है, फिर 4 सेल्ड एम्ब्रायो बनता है, फिर 8 to 16 सेल्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और फिर हमारे हाथ पैर आने शुरू हो जाते हैं और एम्ब्रायो बनने लग जाता है, पूरा प्रॉपर वेल डेवलप्ड एम्ब्रायो। तो ये क्या है? ये है ग्रोथ का मतलब। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। किस में? ग्रोथ की हमने बात कर ली यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में। अब जो ग्रोथ इन प्लांट्स और दूसरी तरफ ग्रोथ इन एनिमल्स, ग्रोथ इन एनिमल्स। तो जब हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। और इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट और indeterminate growth. This point is very very important. Indefinite और indeterminate. बट हम एनिमल्स हैं। अब जैसे मेरी कोई ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है, अब मेरी तो हाइट जो प्यूबर्टी के बाद 16-17 तक बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। तो ग्रोथ इन एनिमल्स टेक्स प्लेस ओनली up to a definite age, definite span और age। इसलिए एनिमल्स में द ग्रोथ इज कॉल्ड, बोलो बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ। डेफिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब जो प्लांट्स की ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? जल्दी बोलिए। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ और localized growth. Why? Why? Because what is the reason? Due to the
presence of specific tissues called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बेटा जिनको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स, एट सर्टेन लोकेशंस। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और तीसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। So this is the basic difference between growth in plants and growth in animals. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट ग्रोथ के बारे में, और वो ये है, ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ living organisms, but I am underlying but it is not the defining feature. It is not the defining feature. What is the reason for this? Not the defining feature. What is the reason behind it? Reason क्या है? Reason as growth can occur in non-living objects also. नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उनकी ग्रोथ में और हमारी ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आई एम राइटिंग हियर ग्रोथ इन लिविंग organisms and here I am writing growth in non-living objects. राइट तो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो अगर शुरू होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। चलो सबसे पहली बात, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, सपोज मैंने ब्रेकफास्ट किया है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं लंच करूंगा, शाम को मैं फ्रूट्स खाऊंगा, रात में मैं डिनर कर लूंगा, और बाई चांस मेरा मन करा रात में पिज्ज़ा बर्गर खाने का, मैं ओवर ईटिंग भी कर लूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, जब मैं आपको कल पढ़ाने आऊँगा मेरे पेट में से एक लंबा सा सींग निकल रहा होगा बाहर की तरफ, नो। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के अंदर से होती है। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड। सो ग्रोथ takes place from inside। और बेटा ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, we call it as internal और intrinsic growth। इंटरनल और इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन नॉन लिविंग में क्या होता है, जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो जम जम के डिपॉजिट होकर क्या बना लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं। सो ग्रोथ
takes place by accumulation of substances on the outer surface. This is called external or extrinsic growth. External or extrinsic growth. What is the best example for this one? The best example is formation of hills, mountains, sand dunes, रेत के टीले बनते हैं ना, एटसेट्रा। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं बचपन से इतना बड़ा हुआ हूं, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब मेरी डेथ होगी तो मैं वापस से 2 किलो का बच्चा बन जाऊंगा। नो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, इसलिए इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल और इररिवर्सिबल। यूनिडायरेक्शनल और इररिवर्सिबल ग्रोथ। लेकिन मिट्टी के सॉइल के डिपॉजिट होने से पहाड़ बन गया। अब तेज आंधी तूफान आएंगे, स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स, तो वो रॉक वेदरिंग से वापस से क्या बन जाएगा, सॉइल पार्टिकल। तो ग्रोथ कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, और ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल और रिवर्सिबल ग्रोथ। What are the examples? Weathering of rocks and mountains into soil particles. तो बच्चों, ये हुआ आपका फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैरेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन, नंबर 2। रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपली रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। Process of giving birth to young ones। अपने बच्चों को बर्थ देने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? लेट्स सी। Asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. Up. The first point is asexual reproduction में पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड।
asexual reproduction में only a single parent is involved, इसलिए ये कैसा होता है? This is uniparental. कैसा होता है? Uniparental. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, द अदर वन इज फीमेल, और उसको हम कहते हैं बाई पेरेंटल। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई पेरेंटल। नाउ पॉइंट नंबर 2, क्या इसमें गैमीटोजेनेसिस होती है? गैमीटोजेनेसिस इसमें यूजुअली नो, नहीं होती है, और इसमें हमेशा होती है। नाउ नंबर 3, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से मैं क्या बताना चाह रहा हूं? गैमीटिक फ्यूजन। क्या गैमीटिक फ्यूजन होता है? पहली बात तो एसेक्सुअल में गैमीट्स बनते ही नहीं हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका होना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ नंबर 4, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें कंपल्सरी होता है, माने मैंडेटरी। देन नंबर 5, ठीक है, स्पीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट, क्योंकि ना ही गैमीट्स बनने होते हैं ना वो होते हैं, बट दिस इज स्लोअर, दिस इज स्लोअर। देन नेक्स्ट वन इज नंबर 6, offsprings. These are genetically similar to each other and to their parents. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में these are genetically different from each other and also different from their parents. लेकिन as you know, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यहाँ पर एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, तो यहाँ का मैं एक्सेप्शन लिखूंगा आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स are genetically similar to each other, लेकिन ये भी अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं। या तो दोनों भाई होंगे या दोनों बहनें होंगी, दोनों सिस्टर्स होंगी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। So this is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Now, reproduction is an important feature of living organisms, but it is not the
डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ये भी नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? उसका रीजन, लेट मी टेल यू द रीजन। मैनी लिविंग organisms are unable to reproduce। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हाट आर द बेसिक एग्जांपल्स? इनके एग्जांपल्स हैं म्यूल्स, हाइब्रिड होता है, हेनी, देन वर्कर फीमेल हनी बीज, ये स्टेराइल होती हैं, और स्टेराइल ह्यूमन कपल। स्टेराइल ह्यूमन कपल, कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं होते। अगर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर होता तो सभी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन का इक्वल राइट होना चाहिए था। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स and in multicellular organisms। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको पता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें होती हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड reproduction are synonyms of each other। अगर अमीबा ग्रो करेगा तो वो दो में बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा ही होगा। Hence these टू आर सिनोनिम्स का मतलब होता है एक ही मतलब, पर्यायवाची हिंदी में जो कहते हैं। दीज टू आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में growth and reproduction are not synonyms, are not synonyms of each other। भाई जैसे मैं मल्टी सेलुलर हूं, ग्रोथ मेरी अपने आप हो रही है, मैं चाहूं तो रिप्रोड्यूस करूं, मैं चाहूं तो रिप्रोड्यूस ना करूं, अपने आप तो रिप्रोडक्शन होएगा ही नहीं। अदर हैंस दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑल गुड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स नीट में पूछे गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, सम कॉमन मोड्स ऑफ asexual reproduction। Some common modes of asexual reproduction। तो सबसे पहला जो मोड है वो क्या है? बाइनरी फिशन।
वैसे तो हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें एक दो एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, एटसेट्रा. राइट. नंबर 2, बडिंग. एग्जाम्पल yeast, example hydra. Then fragmentation. Fungi. Then filamentous algae. Right. Then number 4th, we have spore formation, जिसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन. और स्पोरुलेशन में क्या आएगा? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एटसेट्रा. एंड फाइनली एक और लिख देते हैं, दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन किस किस में होता है? ये होता है प्लेनेरिया में, ये होता है हाइड्रा में, और बेटा एक ही ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा टाइप के रिप्रोडक्शन मोड्स हो सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन. तो अभी तक हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा. दोनों में ही क्या है? दोनों ही डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. ग्रोथ इसलिए नहीं है बिकॉज ग्रोथ कैन टेक प्लेस इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, और रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फीचर, that is metabolism. What is metabolism? हमारे अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, कुछ कुछ और प्रोसेसेस होते हैं, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है. तो what is metabolism? The sum of all chemical reactions taking place in our body are together referred to as metabolism. Are together referred to as metabolism. Now, this metabolism is of two types. Two types. कौन कौन से टाइप्स हैं बेटा? नंबर 1 is anabolism. And second one is catabolism. Now, what is anabolism? Anabolism क्या होता है? जब कोई चीज बनती है कॉम्प्लेक्स, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं. इट इज द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
from simple compounds. ठीक, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तोड़ना. तो इट इज द breakdown of complex organic compounds into simpler compounds. into simpler compounds. simple compounds में तो टूटना, compounds. अब जब कोई चीज बनती है तो उसमें एनर्जी यूज्ड होती है. ठीक है, सो एनर्जी इज यूज्ड अप. और जब कैटाबॉलिज्म टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड. अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, खाना बनना बाय फोटोसिंथेसिस. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. और जब खाना टूटता है देन इट इज नोन एज रेस्पायरेशन. तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया रेस्पायरेशन. दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, प्रोटीन सिंथेसिस. और उसका दूसरा एग्जाम्पल breakdown of proteins into amino acids. Now, example number 3, lipid synthesis. Here, the example will turn out to be breakdown of lipids into फैट्स एंड ग्लिसरॉल. ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. ठीक है, फैट्स एंड ग्लिसरॉल. So this is the basic difference between anabolism and catabolism. अब एक important point, metabolism is an important feature, and also the defining feature. also पे अंडरलाइन कर रहा हूं, also the defining feature of all living organisms. What is the reason behind it? बच्चों क्या रीजन है? The reason is as it does not take place in non-living objects. This is the reason. Non-living objects में नहीं होता मेटाबॉलिज्म. Now, next is एक important point है, metabolism can be demonstrated
outside the living body, हमारे बॉडी के बाहर भी दिखा सकते हैं, इन सेल फ्री सिस्टम, इनसाइड द लैब्स या लैबोरेटरीज। और जब हमारी लिविंग बॉडी के बाहर दिखाते हैं लैबोरेटरीज में, तो उसके लिए एक टर्म होता है इन विट्रो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल इज टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF। तो हमारे 3 कैरेक्टर्स हो गए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं थे, बट मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th कैरेक्टर, विच इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, या इसका एक और नाम होता है सेंसिटिविटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ में एक हनी बी आई और उसने काट लिया, बहुत पेन हो गया, मैंने उसको ऐसे मारा, फिर यहां पर ऐसे ऐसे उसको रब कर रहा हूं। दिस इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई भी फैक्टर है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और वो जो फैक्टर है दैट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? द प्रोसेस ऑफ responding to stimuli. Stimuli can be external or internal, is called consciousness, right? कॉन्शियसनेस इसे हम कहते हैं। और ये ना, जैसे मुझे हनी बी ने काटा, ये मैंने भी देखा, ये आपने भी देखा, लेकिन इसको ऐसे मारने के लिए मेरे ब्रेन को इन्वॉल्व होना पड़ा, मसल, नर्व्स, केमिकल मैसेंजर, हैंड, बोन्स, स्किन। तो ये टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये दिखाई देता है। सो इट इज द मोस्ट ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है दिखाई देने वाला, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि कॉन्शियसनेस is the important feature. It is the important feature and also पर अंडरलाइन करता हूं, the defining feature of all living organisms. क्यों? What is the reason behind it? The reason is, as it is not found in non-living objects, as it is not found in non-living objects,
ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारे डिफाइनिंग फीचर हैं, खाली लिविंग में मिलते हैं। प्लस कॉन्शियसनेस हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग्स only have an additional trait called self-consciousness. This is very important. Self-consciousness. हमारे अंदर होती है, खाली कॉन्शियसनेस तो सारे, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, सब में होगी, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे के अंदर होती है। इट मेक्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड wrong, and it also teaches us about our atmosphere and surroundings. हमें सराउंडिंग्स को गंदा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए रोड्स पर, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं वो सड़क पर फेंकने चाहिए या नहीं फेंकने चाहिए। तो वो सब जो हमारे अंदर समझ है, जो नॉलेज है, दिस इज ऑल ड्यू टू दिस कॉन्शियसनेस। तो हमारे 4 फैक्टर्स हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट कैरेक्टर, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है क्या होता है? दिस इज नथिंग बट सेल्स, दे कंबाइन टू फॉर्म द टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन्स, organs combine to form the organ system, and organ system combine to form the organism. So cells, they have division of labor. Similar or dissimilar cell which perform similar or dissimilar functions together form the tissues. इसको हम cellular organization कहते हैं, and it is an important and defining feature of all living organisms. ये सभी organisms का defining feature है, and what is the reason behind it? इसका रीजन क्या है? It is not found in non-living objects. ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलता है, इसलिए ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, राइट। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सेप्शन भी है बेटा, एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो टिश्यूज बनाते नहीं है ना, तो आप ये याद रखिएगा। Done. So this is all about the living features, characteristics of living beings. Now we are going to start up with the topic diversity in the living world. ठीक है? So the next topic is
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी बताने से पहले लेट मी टेल यू, ये एक छोटा सा स्टूडियो है जिसकी डायमेंशन है 12 इंटू 14 फीट, 12 फीट बाय 14 फीट। इस छोटे से रूम में मैं हूँ ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर वाले भैया हैं, टेक वाले भैया हैं, तो ह्यूमन स्पीशीज हो गई। यहाँ पर चींटियाँ चल रही हैं 2, कॉकरोच हैं 3, एक लिजार्ड दिखाई दे रही है तो उसकी फैमिली भी आसपास होगी 4, ये टेबल लकड़ी की है, इसमें टर्माइट्स हैं, दीमक है 5, बैक्टीरियाज होंगे, इधर वायरस होंगे, फंगस होंगे, है ना। तो इतने छोटे से कमरे में मैंने आपको 9-10 स्पीशीज बता दी है, तो यही डाइवर्सिटी है। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस of many species together in a geographical area is called biodiversity। हमारे पूरे अर्थ पर इतनी सारी स्पीशीज का एक साथ होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो अर्थ हमारा जो है वो बायोडाइवर्स प्लैनेट है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू Robert May, the global specific diversity, the global specific biodiversity accounts to 7 million species। अकाउंट्स टू 7 मिलियन स्पीशीज। 7 मिलियन स्पीशीज हैं हमारे पूरे अर्थ पर, जो अब तक मतलब एस्टिमेट किया गया है, और इसमें से आउट ऑफ दीज 1.7 to 1.8 million species are taxonomically known। साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफाई कर दिया है। आर taxonomically known। अब इन 1.7 से 1.8 मिलियन में से इसमें से 1.2 मिलियन species are of animals and 0.5 million species are of plants। ये एनिमल्स है और प्लांट्स है, और एनिमल्स में से भी 10,25,000 species are of insects alone। तो अभी 7 मिलियन में से केवल इतनी ही नोन है
आपको पता है, एक नोट में यहां पर लिख रहा हूं, एवरी ईयर 15,000 species are taxonomically discovered। तो क्या हमारे टेक्सोनॉमिस्ट के लिए यह पॉसिबल हो पाएगा कि वो सारी स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकें? नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्सटिंक्शन। क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट भी होती जा रही हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज स्पीशीज कॉन्सेप्ट। स्पीशीज के बहुत सारे डेफिनेशंस आए, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर group of organisms which can interbreed to produce fertile offspring forms a species। मतलब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाए। फर्टाइल मतलब जो फिर बड़े होकर अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ स्पीशीज। उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स, अब बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, अ काउ एंड अ बुल reproduces to produce fertile offspring। इसलिए काउ और बुल एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बस काउ फीमेल है और बुल मेल है। वहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेल डोंकी है, मेल डोंकी, और ये रिप्रोड्यूस कर रहा है फीमेल हॉर्स से, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? म्यूल्स। म्यूल्स माने खच्चर। या फिर अगर फीमेल डोंकी है और ये किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? मेल हॉर्स से, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस प्रोड्यूसेस हिनी। तो ये जो दोनों हैं, दे आर फर्टाइल, सॉरी, दे आर स्टेराइल, स्टेराइल अंडर नेचुरल कंडीशंस। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है इन दोनों ने रिप्रोड्यूस तो कर लिया, बच्चे बन गए, लेकिन बच्चे क्या है? स्टेराइल। आने क्या चाहिए थे? फर्टाइल। हेंस डोंकी एंड हॉर्सेस
belongs to two different species. ये जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। तो स्टार बना के लिख रहे हैं, दिस स्पीशीज कॉन्सेप्ट was given by Ernst Mayr and it was based on reproductive isolation. Now, what is the meaning of reproductive isolation? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगे? स्टेराइल। तो एक स्पीशीज के मेंबर, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे मेल्स फीमेल्स के साथ रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल यंग वंस बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो हियर आई एम राइटिंग एक्सेप्शन टू स्पीशीज कॉन्सेप्ट। स्पीशीज कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है अगर मेल लायन फीमेल टाइगर से रिप्रोड्यूस करता है तो जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं लाइगर। या फिर अगर फीमेल लायन मेल टाइगर से रिप्रोड्यूस करती है तो बच्चे आते हैं टाइगॉन। और ये जो दोनों हैं, ये अगर ह्यूमंस की देखरेख में अगर हम केयर करें तो दीज आर फर्टाइल अंडर कैप्टिव कंडीशंस। कैप्टिव का मतलब है विच आर टेकन केयर ऑफ बाय द ह्यूमन बीइंग्स, विच आर टेकन केयर बाय द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो चलिए, नाउ राइट इट डाउन, note it down, and then we will move further for nomenclature. जल्दी कीजिए फटाफट। लिख लिया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है the science or process of giving a scientific name to an organism is called nomenclature.
और बच्चों क्यों रखते हैं हम नाम? हमारा भी बर्थ होता है, हमारे बर्थ के बाद हमारे घर में भी नामकरण संस्कार होता है ना, नेमिंग सेरेमनी। तो सबको पहचानने के लिए एक नाम होना चाहिए। तो व्हाट इज द एम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का एम क्या होना चाहिए? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का एम होता है टू प्रोवाइड अ सिंगल scientific name to a species for its easy identification worldwide. पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड हु इज द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर? फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर इज कैरोलस Linnaeus. Carolus Linnaeus is called the father of scientific nomenclature. मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक ऑरेंज है ना, ऑरेंज को हम इंग्लिश में तो ऑरेंज कहते हैं। अगर आप गुजरात में जाते हो वी कॉल इट एज नारंगी। अगर आप हिंदी में कहते हो वी कॉल इट एज संतरा। अगर आप जापानीज में कहते हो तो वी कॉल इट एज सांत्रो। जो hyundai की कार है ना सांत्रो, उसका मॉडल वही है संतरा, ऑरेंज सांत्रो। देन इफ वी टॉक अबाउट तमिल, तमिल में इट इज कॉल्ड अरांकू। मुझे करेक्ट करना, इफ यू नो तमिल इट इज अरांकू। एंड इन फ्रेंच वी कॉल इट एज ओरांस। क्या कहते हैं? ओरांस। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो ये जो नाम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में ये साइंटिफिक नेम होगा, उससे ऑरेंज पहचाना जाएगा। तो इसलिए ये नाम रखे जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है वो है हमारा बाइनॉमियल nomenclature. This binomial nomenclature was given by whom? It was given by Carolus Linnaeus. Now, binomial nomenclature में क्या है? According to it, every scientific name contains two names. Or terms. वो कौन कौन से? जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द जेनेरिक नेम, और जो सेकंड टर्म है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। Now, let us explain this with the help of an example. For example, the scientific name of mango is
मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट। अब इसके कुछ रूल्स हैं। नाउ व्हाट आर द रूल्स? रूल्स नंबर 1, the scientific names are either taken from Latin language, या तो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं या उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं, और आर लैटिनाइज्ड। क्यों किए जाते हैं लैटिनाइज्ड? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब है इट इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री। ना कहीं बोली जाती है, ना लिखी जाती है, और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होते हैं। जैसे अगर हम किसी इंटरनेशनल सेमिनार में सारे कंट्रीज़ के लोग मिले, तो अगर हिंदी को साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता तो हम इंडियन किसी भी कंट्री से मिलते तो अकड़ में रहते, कॉलर देखो हिंदी ली गई है। तो ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, कंट्रोवर्सी होंगी नहीं, लड़ाइयाँ होंगी नहीं, क्योंकि लैटिन कहीं की ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं। दूसरा, इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। अब आप इंडियन हैं, हिंदी इंग्लिश की जो डिक्शनरी है वो उसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, लेकिन लैटिन में कोई वर्ड ऐड नहीं होता है, तो इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। रूल नंबर 2, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का मतलब है इट इज द जेनेरिक नेम and denotes the genus of the organism। ये genus को डिनोट करता है। फिर it always starts with a capital letter। हमेशा ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, जो मैंने कैपिटल M बनाया है। नाउ सेकेंड वन इज दिस इज सेकेंड टर्म। इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ये स्पेसिफिक एपिथेट है and denotes the species of the organism। और ये देखो छोटे लेटर से शुरू किया है, it always start with a small letter। अब अगर हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, लेकिन अगर हम इनको टाइप करते हैं टाइपराइटर पर, कंप्यूटर पर, तो हम इनको ऐसे टेढ़े डायगनली लिखते हैं, जिसको कहते हैं इटैलिक्स। क्या कहते हैं? इटैलिक्स। तो ये मैं यहां पर नोट कर देता हूं। दिस रूल इज फॉर बोथ ऑफ देम। दीज बोथ टर्म्स आर either printed in italics। ठीक है, इटैलिक्स आप वर्ड में जब टाइप करते हो टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, और अंडरलाइंड सेपरेटली। अलग अलग अंडरलाइन की हुई है मैंने। अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं, इफ हैंड रिटन, ये रूल हो गए। एक आपको ये लेटर और दिखाई दे रहा है ना, इस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड टर्म।
It denotes the name of scientist who named it. जैसे इसको कैरोलस लिनियस ने नाम रखा है तो लिन डॉट, सो इट इज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। इसको एब्रीवेशन में लिखा है। जैसे मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है, अगर मैंने नाम लिखा होता तो इसका नाम होता मैंजीफेरा इंडिका अगर डॉट AGAR, अग्रवाल के 4 लेटर्स और डॉट। तो फिर इट इज नाइदर प्रिंटेड इन इटैलिक्स नॉर अंडरलाइंड। ना ही इसको अंडरलाइन करते हैं, ना ही इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, इसको सीधे सीधे फॉन्ट में लिखते हैं। इसको रोमन फॉन्ट कहते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करते हो तो टाइम्स न्यू रोमन आता है। इट इज रिटन straight in रोमन फॉन्ट। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता अगर तीनों टर्म होते, फिर ये बाइनोमियल तो रहता ही नहीं। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस रूल को नहीं माना। मैनी साइंटिस्ट्स didn't accepted this rule। तो बेटा हमारा पहला रूल क्या था कि every scientific name contains 2 names or terms. The scientific names are either from Latin or Latinized. Third rule था the first term is the generic name and the second term is the specific epithet. Fourth rule क्या था? Generic name always starts with a capital letter और specific epithet always starts with a small letter. Fifth rule, these both terms are either printed in italics or underlined separately. क्यों करते हैं ऐसा? To give honor to the Latin language, ताकि Latin language को वो सम्मान हम दे सकें। तो बेटा ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एथिकली तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक दो छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे टॉटोनिम्स और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कल की क्लास में। लेकिन क्लासिफिकेशन और कैटेगरी समझाने के बाद टाइम बचता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो जो सोचा था हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है व्हाट इज़ लिविंग, हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, हमने पढ़ लिया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्पीशीज कंसेप्ट जो अर्नस्ट मेयर ने दिया था जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड था, नॉमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बेटा एक हमारा यहाँ ट्रेडिशन है कि चलते चलते हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी कैरेक्टर्स विल बी शोन बाय अ पर्सन लाइंग इन कोमा। एक जो पेशेंट है जो कोमा में लेटा हुआ है वो कौन से कैरेक्टर शो करेगा। तो बात करते हैं ग्रोथ की। अगर कोई कोमा में होगा तो उसके अंदर ग्रोथ तो नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन वो कर नहीं सकता, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि जो ग्लूकोज चढ़ रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे आपने ऑक्सीजन दिए लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो मेटाबॉलिज्म होगा। क्या उसमें सेंसिटिविटी होगी? क्या उसमें सेंसिटिविटी होगी? उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई भी देता है, ऐसे पड़े रहते हैं आँख खोलकर।
और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो क्या सिखाता है हमें, अच्छे बुरे के बीच में वो ये लोग इनके जो स्टूल और यूरिन होती है ये बेड पर ही पास कर देते हैं, तो इसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती, लेकिन कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी होती है। तो कितने होंगे इसमें लाइंग इन कोमा में? 2। तो ये सेकंड आंसर हमारा बेस्ट आंसर होगा। लेकिन बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको दे दें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेंसिटिविटी, इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तब हमारा आंसर होगा खाली एक, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेंसिटिविटी डिपेंड्स कितनी पाई जाती है, कितनी नहीं मिलती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपने पूरे ड्यूरेशन में जो हमने सोचा था वो कर लिया है। एक बेटा डीएस से हम इसमें अटैच करेंगे, ये डीएस से आप आज रात तक सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जब आप कल क्लास में आए तो आप इसको हमसे जो डाउट्स आए वो डिस्कस कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए, कल मिलते हैं आगे के पार्ट को इस चैप्टर के पढ़ने के लिए। अंटिल देन, हैव अ नाइस डे एंड